ठीक है। अच्छा, तो वो फिर ये है कि वो कहते हैं कि मतलब हम लेबल भेजेंगे, मतलब हम अपना डायरेक्टली, वो उन्होंने भी अपनी ट्रैक सर्विसेज रखी होती है, अपनी कोरियर सर्विसेज, कुछ के साथ वो काम कर रहे होते हैं, लाइक कुछ आधा काम वो कर रहे होते हैं। तो बड़े सप्लायर्स जो हैं वो यूजुअली तौर पे वो मना कर देते हैं डायरेक्ट अमेजोन एफबीए करने में। एफबीए अमेजोन पे सेल करने की इजाजत दे रहे होते हैं, मगर अमेजोन के साथ वो काम करने की से रोकते नहीं है, मगर वो कहते हैं कि आप प्रोडक्ट कहीं भी मंगवा दें, आप खुद शिप करें वेयर हाउस में। और फिर ये होता है बाजू का आपका लेबल गलत लग गया, तो आप वो जो है कंपनी को कहते हैं, कंपनी से रिफंड लेते हैं या जो भी क्लेम्स है, तो कंपनी उससे बचती है, क्योंकि अमेजोन वहां पे डे बाय डे की रूटीन है और काफी ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं, तो इस वजह से वो इतने हेक्टिक रूटीन से बचते हैं, क्योंकि सप्लायर को ऑर्डर्स की कमी नहीं है। अच्छा, सेकेंडली अलीबाबा है, ये मतलब ए टू जी है सारे। अलीबाबा जो है उसके अंदर यूट्यूब के ऊपर जब भी हम कोई चीज देखते हैं, तो मोस्ट लाइकली मुझे तो अलीबाबा के ऐड नजर आते हैं, आप लोगों को भी शायद ऐसे ही होता हो। वो एक म्यूजिक का आता है और साथ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अलीबाबा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सोर्सिंग वेबसाइट है। अब सोर्स क्या है, हम जब अमेजोन पे प्राइवेट लेबल के हवाले से अपने खुद को ब्रांड को प्रोड्यूस करने के हवाले से काम स्टार्ट करते हैं, तो हमने वो प्रोडक्ट कहीं से बनवाना भी होता है। लाइक अगर मिसाल के तौर पे मैं मेन शूटिंग का काम करना चाहता हूँ अमेजोन में, तो मुझे या तो उसके लिए मेरी अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, या मुझे किसी सोर्स ढूंढना है कहाँ से मुझे अच्छे सूट्स मिले, तो या अच्छी टी शर्ट्स मिले जो मैं अमेजोन पे सेल कर सकूँ। तो इन दैट सिनेरियो जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो सोर्स है उसका सबसे बड़ा सप्लायर जो है वो alibaba.com ही है। alibaba.com इधर प्रोडक्ट हमें देखने में जो है वो काफी सस्ती नजर आ रही होती है, मगर उसमें भी ये है कि वो मिनिमम उनकी क्वांटिटीज होती हैं। लाइक ये कोई ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं, ये लें, वो ड्रॉप शिपिंग के वाले से करता है। स्मार्ट वॉच जो हम ये लें, ये पाकिस्तान में अराउंड जो है हम इसको बाय करते हैं D2 ब्रेसलेट में वो मैं कोई राउंड अबाउट 1000 से तो ऊपर ही है यूजुअली तौर पे ये स्मार्ट वॉच है। मिनिमम प्राइस भी मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर ही है, मेरे ख्याल से 2000 3000 के करीब ही होगी। और ये वैसे मतलब देखने में भी क्वालिटी भी सही लग रही है, ये 400 मिनिमम पर ही है। और यहाँ पर कितनी है, $0.01। $0.01 ₹20 बनते हैं, ठीक है। तो ये ₹20 की यहाँ पर है। अब साथ में ये मतलब यूजुअली तौर पे ये ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट है। वो मैंने ड्रॉप शिपिंग सेक्शन ही खोला था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्मार्ट वॉच। मैं होलसेल के ऊपर चले जाता हूँ, तो वो साथ में लेके देते हैं कि इतने प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो ये रेट है। अब ये देखें, इसने कहा है मिनिमम 100 पीसेस लेने हैं आप, ठीक है। अब इसने कहा है जी मिनिमम 10 पीसेस लेने हैं। अब इसने कहा है कि $1.5 का दूंगा 2 पीसेस एमओक्यू है। अब ये कहता है कि 2.43 है। ये मैं यहाँ से ये वाला व्यू कर लेता था, इसमें जरा ज्यादा कंपैरिजन आ जाए, ठीक है। इस पे काम कैसे करना है वो एक अलग लेक्चर होगा उसका, बट रेट वगैरह और मतलब उसका आइडिया देना लाजमी था, जरूरी था। यहाँ पर ऐसे भी हैं जो 500 से कम पे काम नहीं करते, कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं मतलब जिनमें ऐसा नहीं होता। अच्छा जी। और अच्छा, फिर ये है कि अलीबाबा पे आप लोग कहते हैं कि मतलब चाइना से काम कर रहे हैं, यूजुअली तौर पे मार्केट के अंदर जैसे पाकिस्तान की हवा खराब है उसी तरह चाइना की भी हवा खराब है, चाइना में भी लोगों को ट्रस्ट डेफिसिट है। तो इसलिए अलीबाबा ये है कि आप एक वहां पे ऐसा कोई स्कैम का सिस्टम नहीं है, बड़ी सिक्योर है, बहुत उनके चेक एंड बैलेंसेस हैं। तो इसलिए अलीबाबा इस वजह से दुनिया का सबसे बड़ा सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है। फिर अली एक्सप्रेस जो है, ये अली बाबा का ही अली बाबा वालों की ही वेबसाइट है। इसको ज्यादातर जो है वो छोटे ऑर्डर्स और ड्रॉपशिपर यूज करते हैं। अब टाइम गुजरने के साथ साथ अली एक्सप्रेस अपनी वैल्यू खो चुका है और भी बहुत से बड़े सप्लायर्स आगे ड्रॉपशिपर, ठीक है, तो हम उसको इतना नहीं देखते। अब फिर उसके नीचे है
बल्कि इसके सामने आ जाए बेस्ट सेल्स रैंक। कल भी मैंने आपको दिखाया था कि अमेजोन पे जब कोई भी प्रोडक्ट सेल हो रहा होता है तो अमेजोन पे जो है कोई भी प्रोडक्ट जब सेल हो रहा होता है तो उसका सेल्स रैंक आता है। वो कल भी मैंने आपको दिखाया था, एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे सेल्स रैंक नंबर 2 था उस प्रोडक्ट का, वो जो स्लीपर था। तो जितने भी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल होते हैं उन सबका कोई ना कोई सेल रैंक होगा अनटिल अनलेस उनमें सेल आ रही है। अगर स्टार्ट में सेल नहीं है तो उसका बीएसआर रिमूव भी हो सकता है। अब ये एक लैपटॉप है, इसी का देख लेते हैं बीएसआर। बीएसआर का तो वैसे आप लोगों को कल आइडिया हो गया, मतलब वो चीजें टर्म्स साथ में टर्म्स बता रहे हैं तो इसको मैंने कहा कि साथ बताते हैं। ये रहा बेस्ट सेलर्स टाइम, ठीक है। ये हर प्रोडक्ट का अमेजोन के ऊपर बीएसआर होगा जो उस पर सेल्स आ रही है। जब वो सेल्स खो देता है तो बीएसआर भी आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो जाता है। ये आगे चल के होलसेल के प्रोडक्ट में स्पेशली हम ये भी देखते हैं कि बीएसआर रिमूव तो नहीं होगा। अच्छा जी, फिर नीचे है बैक एंड कंट्रोल पैनल ऑफ अमेजोन सेलर्स अकाउंट, ठीक है। इसको हम सेलर सेंटर बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से हम लिस्टिंग करते हैं, जहाँ से हम मार्केटिंग के एड्स लगाते हैं, जहाँ पे हम प्राइसिंग चेंज करते हैं, जहाँ पर हम जो है वो क्या कहते हैं उसको, सारी रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, पेमेंट चेक करते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं, ट्रैकिंग डालते हैं अगर एफपीएम कर रहे हैं, ठीक है। वो सारा सेलर सेंटर से, यानी कि अमेजोन पे जो भी काम हो रहा है, जो भी चीजें सेल हो रही है वो मैनेज हो रही होती है सेलर सेंटर से। उसको बैक एंड भी कहते हैं, कंट्रोल पैनल भी कहते हैं अमेजोन, ठीक है। वो सारी ये रहती है। अच्छा, ब्रांड गेटिंग। ब्रांड गेटिंग ये होता है कि हमने कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक सेलर्स को अलाउ करते हैं। जो बड़े ब्रांड्स हैं उनमें तकरीबन 60 to 70% ऐसे ही हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक सेलर को अलाउ करते हैं। तो हमने उसके लिए या तो प्रोडक्ट इनवॉइस अपलोड करनी होती है कि हमने ऑथराइज सप्लायर से लिया है ये होलसेल के अंदर, और जो दूसरा है, या फिर हमने उसका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देना। जैसे एप्पल और नाइकी है, इसके अंदर भी जो है वो काउंटरफेट आइटम से बचने के लिए आपको ऑथराइज डीलर होने या ऑथराइज सप्लायर से प्रोडक्ट बाय करने की इनवॉइसेस देनी पड़ती है। अच्छा जी, तो एक बेस्ट सेलर रैंक है, ये तो मैंने बता ही दिया। और चाइल्ड वेरिएशन लिस्टिंग। अब अमेजोन के ऊपर जब भी ये जो है ये मेल लिस्टिंग है मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं, तो अब इसके आगे ये जितनी भी वेरिएशन है ये सब चाइल्ड लिस्टिंग में आती है। तो इनको चाइल्ड लिस्टिंग कहते हैं। बाद का पेरेंट चाइल्ड लिस्टिंग भी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, और फिर इसके अलावा ये भी हो जाता है बाद का चाइल्ड भी डिलीट हो जाता है प्राइवेट लेवल के अंदर ना। तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट टास्क होता है उस चाइल्ड को री लिस्ट करने का। अच्छा जी, इसको आगे है कंटेनर या पैलेट्स, ठीक है। इसको हम जो है वो बाज़ औक़ात ना ज्यादातर पैलेट्स की फॉर्म में यूज करते हैं। ये हमने पूरा पैलेट ही शिप करना होता है, ठीक है। तो अगर ज्यादा कंटेनर का तो आपको इतना नहीं सुनने में आएगा, पैलेट्स का ज्यादा आएगा कि यार पैलेट के शिपिंग लेबल्स क्रिएट करने हैं। ये भी एक अलग जॉब है, ये बहुत कम यूज होती है। जब हम चाइना से या बड़े सप्लायर से प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 800 900 सिंगल प्रोडक्ट हमें दे रहा होता है। तो फिर हम जो है वो पैलेट के अंदर मंगवाते हैं। यूके में ज्यादा पैलेट यूज होता है एज कम्पेयर टू, वहाँ पे कम बॉक्सेस नहीं मिलते। अच्छा, सीटीआर जो है ये आपका क्लिक थ्रू रेट है। आप इसको मतलब अभी सीटीआर रहने दीजिए, जब उधर जाएंगे ना पीपीसी के अंदर तो उस वक्त डिस्कस कर लेंगे, याद करवा दीजिए। फिर एक टर्म है डिस्पोजल, ठीक है। उसमें ये होता है, अभी कल मैंने लास्ट वीक एक इन्वेंट्री डिस्पोजल करवाई है। वो इन्वेंट्री जो पड़ी रहती है सेल नहीं होती, आप वापस नहीं मंगवाना चाह रहे, आप उसको उससे जान छुड़वाना चाह रहे हैं तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं।
फिर EXW, ये जो है शिपिंग के हवाले से यूज होती है। EXW जब हम अली अबाबा पे कोटेशन कोड कर रहे होते हैं ना, हम सप्लायर को कहते हैं कि मुझे EXW, FOB, इस तरह के मतलब 3-4 टर्म्स हैं, DDP, ये जो है वो रेट दो। तो वो XW होता है कि आपने सिर्फ मुझे फैक्ट्री का रेट देना, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इसे पोर्ट पे पहुंचाने में, जहां भी लेके जाना मैं आप इसको उठाने की जिम्मेदार हूँ। लाइक तुर्की में भी बात बात ये हो जाता है कि आप ज्यादातर तुर्की के अंदर आप EXW लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि तुर्की में शिपिंग कंपनियां सस्ती हैं, जो हमारा चाइना है वहां पर सेम सप्लाई से इसलिए रिकमेंडेड होता है कि जब आप ये उससे दूसरे से कहते हैं ना कि मेरी शिपिंग करो, तो क्वांटिटी के अंदर या बॉक्सेस की डिमेंशन के हिसाब से प्राइसेस वो ज्यादा लगा देते हैं, बाद में कहते हैं कि आपने रिसीविंग नहीं दिलवाई। अच्छा, फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसको FOB को दो टर्म्स हैं, फ्रेट ऑन बोर्ड एंड फ्री ऑन बोर्ड। लिख लें फ्रेट, तो वो ये कहता है कि मतलब मुझे नियरेस्ट शिपिंग पोर्ट के ऊपर जो है वो आपने फ्रेट देना है, उसका किराया तक पहुंचाने तक आपने प्रोडक्ट समेत प्रोडक्ट डिलीवरी का किराया, ये सारी चीजें आपने मुझे बतानी है। तो वो रेट आपने मुझे देना है किराया किराया डाल के, ताकि मुझे पता हो कि पोर्ट पे प्रोडक्ट पहुंच रहा है तो वो कितने ज्यादा उसके अंदर चार्जेस ऐड हो रहे हैं। हम यूजुअली तौर पे करते हैं, हम DDP ले लेते हैं, वो भी आ जाएगा कि हम अगली कंट्री में डिलीवर करके ड्यूटी भी कस्टम भी पे करके फिर रेट लेते हैं, ताकि पता हो कि प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट निकल रही है। 90% लोग DDP लेते हैं। अच्छा, फीडबैक जो है, दो किस्म के फीडबैक होते हैं। एक तो ये फीडबैक है, ये जो विजिट, ये जो 359 है, ये प्रोडक्ट रिव्यूज है, ठीक है। और प्रोडक्ट रिव्यूज के अंदर, अब ये तो एक बड़ा स्टोर है, छोटा स्टोर हो तो यहाँ पर भी नजर आ जाएगा। ये देखो, अब अमेजोन का तो नहीं नजर आता स्टोर फ्रंट में, जो अमेजोन प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, प्रोडक्ट कैटेगरी। ये है स्टोर फ्रंट के फीडबैक, ठीक है। ये 90, ये प्रोडक्ट के नहीं है, ये हर सेलर के स्टोर पे अलग अलग होते हैं। अगर प्राइवेट लेवल भी कर रहे हैं, होलसेल भी कर रहे हैं, कस्टमर आपको दो तरह रिव्यू करता है। अगर वो स्टोर पे कर रहा है तो स्टोर की रेटिंग अलग होंगी, और इसी तरह ये जो है आपके सामने प्रोडक्ट की रेटिंग अलग से है, ठीक है। लाइक उधर समथिंग थी, यहाँ पे 12,000, वो 4,000 प्लस थी, और यहाँ पे 12,000 प्लस है। और ये भी बड़ा मैटर करता है होलसेल के अंदर, स्पेशली जब आपको बाय बॉक्स वगैरह सेल्स वगैरह नहीं मिल रही हो। FNSKU काफी कॉमन सी टर्म है। इसको हम कहते हैं कि फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। इसके लेबल्स जनरेट करने पड़ते हैं जब हम प्रोडक्ट को अमेजोन बेचते हैं। जाहिर सी बात है, हम वहां पे 2,000, 4,000 या 200 या 10 प्रोडक्ट बेचते हैं, 5 प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो स्कैन भी होना चाहिए किसी तरीके से ना। तो उसके लिए हम FNSKU, या अगर ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो उसका बारकोड ही डब्बे के ऊपर लगे रहने देते हैं। मगर अब बारकोड कहाँ नहीं लगना या कहाँ लगना है, ये भी इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। फ्रेट फॉरवर्डर्स, मैंने जैसे बताया था कि चाइना के अंदर जो है हम फ्रेट फॉरवर्डर के साथ कम काम करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को जो है शिप कर पाते हैं, ठीक है। UK के अंदर, USA के अंदर हम इन लोगों को फ्रेट फॉरवर्डर्स नहीं कहते। वहां पर जो ये अलीबाबा की टर्म है, विद इन द स्टेट जो हम कोरियर सर्विस से बोलते हैं। और फिर इसी तरह हाईजैकर्स, मैंने कल भी टर्म यूज की थी। हाईजैकर वो बंदा होता है जो अनऑथराइज सेलर हो, और वो आपके अकाउंट पर आकर जो है वो सेल करना शुरू कर दे। ये वो हो सकता है जिसने आपका प्रोडक्ट आप ही से खरीदा, क्लियरेंस के अंदर, डिस्काउंट्स के अंदर, डील्स के अंदर, या आप जैसा प्रोडक्ट काउंटरफिट बनाकर सेल करने लग गया।
या बड़े ब्रांड के होलसेल के सिनेरियो के अंदर ये होता है कि उसने एक जगह से लिया, क्लियरेंस से लिया, सेल से लिया और फिर आप ही के अकाउंट में जो है वो सेल कर दिया। यहाँ तक ओके है सबको? अच्छा, कीवर्ड्स और सर्च टर्म्स, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है प्राइवेट लेबल। और सर्च टर्म जो है इसको हम पीपीसी एड्स के अंदर भी मोस्ट कॉमनली यूज होती है। अच्छा, कीवर्ड्स एंड सर्च टर्म जो है, अच्छा पीपीसी का जो लेक्चर है वो मैं मतलब आपको लाइव नहीं कराऊंगा, वो रिकॉर्डेड ही करूंगा। कीवर्ड्स जो है वो किसी भी चीज का, लाइक माउस एक कीवर्ड कीवर्ड है, माउस पैड एक कीवर्ड है, मोबाइल एक कीवर्ड है, बेस्ट माउस पैड एक कीवर्ड है, पेन किलर एक कीवर्ड है। किसी भी चीज का नाम, उसको हम कीवर्ड कहते हैं। और उस नाम से जो है अगर वो सर्च हो रहा है तो हम उसको सर्च टर्म कहते हैं, ठीक है। और सर्च टर्म ऐसे कह लें कि जिस तरह वो प्रोडक्ट कस्टमर जो है जिससे सर्च कर रहा है, जिससे कस्टमर उसको पुकार रहा है, तो वो उसका सर्च टर्म हो जाए। लाइक मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में कई है, ठीक है, तो यूएसए के अंदर उसके लिए और टर्म्स है, ठीक है। वाटर बोतल है, हम लोग यूज कर रहे हैं समर वाटर बोतल, वहां पे वो डिटॉक्स वाटर बोतल यूज कर रहे होंगे। तो इन सब चीजों को भी हम माइंड में रखते हुए कीवर्ड निकालते हैं और फिर उससे प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, पीपीसी जो है करते हैं। और फिर इसके बाद लैंडेड कॉस्ट है। लैंडेड कॉस्ट मानी जाती है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग और प्रोडक्ट की अमेजोन वेयर हाउस पहुंचने तक को जो है, उसके अंदर जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है, उसकी फोटोग्राफी, उसकी ब्रांड हिस्ट्री, उसकी पैकिंग, वो सारी चीजें, उसकी शिपिंग कॉस्ट, उसकी कस्टम ड्यूटीज, ईच एंड एवरीथिंग, प्रोडक्ट लाइव होने तक जो भी कॉस्ट आएगी वो लैंडेड कॉस्ट में शामिल होगी। अच्छा, फिर अमेजोन पे कोई भी जो प्रोडक्ट है या ईबे पे या कहीं भी वो लिस्टिंग कहलाती है। जैसे ये हमारे सामने भी अभी एक लिस्टिंग है, ठीक है, ये एक लिस्टिंग है, इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशन है, वो कलर की हैं, साइजेस की हैं। ये मेन लिस्टिंग है, आप ये कह लें उसकी ये चाइल्ड है और ये सारे उसकी वेरिएशन है। अच्छा, अब ये सारी लिस्टिंग शो हो रही है आपको, ठीक है। आप ये देख लें कि तकरीबन इसमें से ज्यादातर जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पर भी अवेलेबल है, ये डिजाइन यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो बहुत से डिजाइन जो है वो अमेजोन से भी कॉपी हो रहे होते हैं। लिस्टिंग और LTL लेस देन ट्रक लोड, ये शिपिंग के अंदर यूज होता है जब हम FBA लेबल्स बनाते हैं या फ्रेट फॉरवर्ड से रेट ले रहे होते हैं, तो हम उसे बताते हैं कि ट्रक लोड का है, कंटेनर्स है, ट्रक लोड है, या क्या उसका नाम है, ये लेस देन ट्रक लोड है, लाइक 2 बॉक्सेस हैं, एक पैलेट है, तो ये वहां पर यूज होती है। फिर ये जो टर्म है मैप मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस, ये होलसेलर के हवाले से बहुत ज्यादा यूज होती है। हम ब्रांड से जब प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मेरी ये मैप है, मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस। अगर आप लोग इस पे काम करना चाहते हैं तो ठीक है, वो हमसे बकायदा साइन करवाते हैं, फॉर्म फिल करवाते हैं, और अपना जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं 2-3 फॉर्म मैप के हवाले से फिल करवाते हैं। तो उससे नीचे हम नहीं बेच सकते। अगर आप उससे नीचे करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम आपको प्रोडक्ट ही देते हैं, बाज़ औक़ात भी होता है कि हम आपको कंप्लेन करके आपकी लिस्टिंग भी रिमूव करवा देते हैं, या पहले वो वार्निंग लाजमी देते हैं। अच्छा, फिर अगर ये मैप बहुत से प्रोडक्ट जो सेलर हैं वो अमेजोन पे सेल नहीं करते, उसकी वजह यही है कि जो बाकी सेलर्स हैं ना, वो मैप को फॉलो नहीं कर रहे होते। सही। फिर इसी तरह एक टर्म है ब्रांड्स के हवाले से या सप्लायर के हवाले से, MOQ लिखा होता है। ये देखिए MOQ लिखा हुआ है, ठीक है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100 पीसेस हमसे बनवाए, और ये MOQ हो गया, ये भी इसका MOQ है।
तो इस हवाले से अभी मैं मतलब अगर यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर सकता हूँ तो यूनाइटेड स्टेट वालों की एमओक्यू भी आपको नजर आ रही है। यूएसए में आपको ये प्राइस पे स्मार्ट वॉच मिलेगी, मगर आपको एमओक्यू को फॉलो करना होगा। ये इसका एमओक्यू है, ये इसका एमओक्यू है, ये प्राइसेस जो है आपके सामने ही। और एक काम आपको देखने को मतलब पता लगे। अच्छा, फिर ये होता है कि आप जब एमओक्यू से नीचे जाते हैं ना, तो आप एमओक्यू को जब फॉलो नहीं कर पाते तो आप नेगोशिएट नहीं कर पाते। जब आप एमओक्यू क्रॉस कर लेते हैं ना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को, तो आप अच्छी नेगोशिएशन कर सकते हैं, अच्छे रेट ले सकते हैं। लाइक बहुत से ब्रांड्स हैं, वो कहते हैं, ये सप्लायर वो कहते हैं $1000 या $2000 की परचेजिंग करो, तो फिर MSRP मैन्युफैक्चर सजेस्टेड रिटेल प्राइस, ठीक है, ये मैप और ये दोनों सेम ही है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि मैप और ये दोनों अलग-अलग होती हैं। मैप में वो कहता है कि आप 30 से नीचे नहीं बेच सकते, मगर मेरी सजेस्टेड रिटेल प्राइस वो $65 है, ठीक है। तो मोस्टली ब्रांड जो है वो MSRP लिखते हैं या मैप लिखते हैं। ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन तो इस टर्म से हुआ है, MSRP से, ठीक है। तो कोशिश करें जब होलसेल में जाएं तो इनको फॉलो करें, ताकि लॉन्गर टर्म में आपके साथ जो अकाउंट बने वो लॉन्गर टर्म में काम करें। मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप ईबे पे भी सेल कर रहे हैं, आपने ईबे पे भी लिस्टिंग की हुई है, शॉपिफाई पे भी लिस्टिंग की हुई है, और आपके पास प्रोडक्ट सारा अमेज़न वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, ठीक है। प्राइवेट लेबल भी हो सकता है आपका, ये होलसेल का भी हो सकता है। तो आप जो है फिर उस प्रोडक्ट को अपने अमेज़न वेयरहाउस से कैसे कस्टमर तक पहुँचाओगे? आपको ऑर्डर ईबे पे आया है, आप वेयरहाउस से निकालना चाह रहे हैं, तो ये मल्टी चैनल फुलफिलमेंट प्रोग्राम होता है। तो ये मतलब ईबे ड्रॉप शिपिंग के हवाले से या फिर शॉपिफाई के हवाले से या प्राइवेट लेबल अगर आप कर रहे हैं, आप इतनी हेक्टिक नहीं लेना चाहते कि हर जगह से आप खुद मैनेज करें, तो आप MCF यूज कर लेते हैं। अच्छा, फिर प्रेप सेंटर है, ये मोस्ट लाइकली थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स ही होता है। और यहाँ पे ये है कि आपके प्रोडक्ट को लेबल किया जाता है, उसके बंडल बनाए जाते हैं। अगर पैक ऑफ 4 में बिक रहा है, चाइना से उसने आपका पैक नहीं बनाया या सप्लायर ने आपका पैक नहीं बनाया, तो आप फिर जो इधर भेज देते हैं, ये पैक करके ऊपर लेबल लगा देते हैं। 30 सेंट 50 सेंट लेबल पेस्ट करने की कॉस्ट है, लाइक ₹100 पाकिस्तानी या ₹80 पाकिस्तानी, ₹60 पाकिस्तानी। और जो बंडल है वो $1 $1.5 एक 1.1, लाइक 200-300 में एक बंडल बन। इसी तरह प्राइम का कल मैंने आपको बताया था, ये प्राइम आ गया आपके साथ, ये प्राइम नजर आ रहा है। ये प्राइम जो है, जो ये मैंने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर प्राइम लिखा हुआ है। तो जितना भी क्या उसका नाम है हमारे पास सोर्स है, वो सारा सॉरी, जितना भी अमेजोन का शेयर है ज्यादा, वो सारा 90% मेरे ख्याल से, या 80% प्राइम सेलर्स को ही जा रहा होता है। नॉन प्राइम्स के पास छोटे प्रोडक्ट्स नहीं है, बड़े प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं। और ये मेरी अपनी एक एक्सपेक्टेशन एनालिसिस अंदाजा है आप कह लें, क्योंकि मतलब बहुत से प्रोडक्ट्स मैं डेली देखता हूँ। लाइक कोई ऐसा दिन नहीं है लाइक 50-60 प्रोडक्ट्स ना देखे हो, एनालाइज उनको ना किया हो, तो प्राइम को ही ज्यादा सेल शेयर मिल रही होती है। और दिन में कोई एक आधा प्रोडक्ट ऐसा आ जाता है जब नॉन प्राइम को मिलती है। छोटे प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े में प्राइम इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि अमेजोन इतने ज्यादा प्रोडक्ट को, लाइक बेड जो है, वो रिकमेंड ही नहीं करता कि वो खुद बेड करें या सप्लायर वो FBA करें। वो कहता है खुद ही करें, अपने वेयर हाउस में रखें, हमें इतने रेंट वगैरह से बचाएं। अब एक बेड का वेयर हाउस है, उसकी निस्बत जो है वो एक वाटर बोतल का वेयर हाउस है। स्पेस आपके सामने है और सेल आपके सामने है, उसको कमीशन उस हिसाब से मिल रहा है, सेल जितनी हो रही है। अच्छा, ये प्राइम मिलता किनको है? जो अपने प्रोडक्ट को FBA करते हैं, या फिर जो अपने प्रोडक्ट को स्पीडीली डिलीवर करते हैं, उनको प्राइम मिलता है। अब ऑन द अदर हैंड जो कस्टमर है, उसने प्राइम की मेंबरशिप बाय की होती है $13, तो उसके लिए जो है वो उसको क्या उसका नाम है यार, अब वो प्रोडक्ट फ्रीली डिलीवर हो रहा था, तो प्राइम का फायदा दोनों को ही है। जब आगे चलेंगे FBA में जाएंगे तो प्राइम को सारा डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है,
ये सब मेरे ख्याल से सभी को पता है, वैसे इसमें कोई है नहीं कि प्रॉफिट मार्जिन यही है कि हमारा कितना प्रॉफिट मार्जिन है, 10% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तमाम पीसेस निकाल कर, तमाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाल कर। फिर ROI आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हमें पता लग रहा होता है, लाइक हमने $2 की प्रोडक्ट बेची, अब दो चीजें अलग, ठीक है। अब $2 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमने वो 200 की खरीदी है, तो उसमें प्रॉफिट आ रहा है हमें $1, तो 50% ROI होगा और हमारा मार्जिन जो है वो $1 होगा। मगर जब हम वो उसकी बनाते हैं रिपोर्ट, तो उसमें हम बताते हैं कि 20 की सेल करके हमें $1 मिल रहा है, ठीक है। इसको हम अलहदा देखते हैं, और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ सेल से जो प्रॉफिट मिलता है वो अलहदा देखना है कि कितने का बेचा, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट आया, और कितने का खरीदा था, कितने का बेचा, ये दोनों अलग अलग काम है, ठीक है। इसमें कई फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि वो कमीशन कितना है, बीए की पीसेस कितनी है, उस हिसाब से फिर वो मैनेज होता है। रिमूवल ऑर्डर जो है वो डिस्पोज की ही सेकंड टाइम है। लाइक अगर आप डिस्पोज नहीं करते, अपने पास वापस मंगवा लेते हैं, प्रोडक्ट जो नहीं चल रहा है, इन्वेंट्री जो नहीं काम कर रही, तो वो फिर डिस्पोजल में आ जाता है। और जब कोई आइटम आपको अमेजोन रिटर्न करता है और वो यूजेबल नहीं रहती, ठीक है, लाइक कस्टमर ने जो है वो प्रोडक्ट मंगवाया, ग्लास जार, ये ग्लास वाटर सेट मंगवाया, उसने रिटर्न कर दिया अमेजोन को वापस, तो वो टूट गया, ठीक है। या उसने प्रोडक्ट जो है वो पैकिंग खोलते जो है वो उसको जाया कर दिया, अब वो सेलेबल नहीं रहेगा, अमेजोन कहेगा कि वो न्यू में एक्सेप्टेबल नहीं है, आप इसको वापस मंगवाएं। अमेजोन आपको उसका, अगर वो फुलफिलमेंट की वजह से होता है, अमेजोन आपको उसका पे करता है। तो उसमें यह है कि फिर वो हम अपनी तरफ वापस मंगवा लेते हैं, उनको दोबारा पैक करके, अगर तो मतलब खुद पैकिंग कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल है, तो दोबारा भी हम बेच सकते हैं। और ये लाइक बात वक्त ऐसे है कि बड़े अकाउंट में 500-600 प्रोडक्ट इन अ मंथ जो है वो रिमूवल ऑर्डर्स में आ जाते हैं। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, लाइक ऐसे प्रोडक्ट जो हैं जो सर्टेन क्राइटेरिया, मतलब नुकसानदेह है, या वो हेल्थ हैजर्ड है, या आप कह लें कि क्या उसका नाम है, ह्यूमन को या इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, तो उसमें कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें अमेजोन जो है वो नहीं आपको अलाउ करता, ठीक है। लाइक मेरे पास एक स्टूडेंट था, अच्छा इसमें ना ये फोल्डेबल वेपन को सेल करने की इजाजत नहीं देते US में, तो ये वैसे सेल हो सकती हैं, फोल्डेबल नहीं होगी मेरा ख्याल है। फोल्डेबल नाइफ, मेरा एक स्टूडेंट है वो रग बेचता था, तो मतलब पता नहीं स्विस नाइफ है, ये हंटिंग के लिए नाइफ यूज होती है। पहले तो ये था कि 2021 तक कि फोल्डेबल को ये नहीं अलाउ करते थे, पर जो सेलर है वही तो कहते थे ये वेपन है। अब इसमें भी फोल्डेबल गन को मैं देखूंगा अगर वो आ रहा है, वो रिस्ट्रिक्टेड में, उसने वो रग बेचे, रग वो सेल किया, तो उसके ऊपर क्या था, वो अफगानिस्तान से बने हुए थे, तो ऊपर ग्रेनेड और पिस्टल वगैरह बने हुए। तो अब ये देखें कि ये कीचेन है, फोल्डेबल गन आपको कोई नजर नहीं आएगी कि वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो वो रग के ऊपर वो पिक्चर्स ग्रेनेड और मशीन गन वगैरह भी बनी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये रिस्ट्रिक्टेड आइटम है। इसी तरह एक रिस्ट्रिक्टेड वो होती है जो एफबीए नहीं कर सकते, लाइक परफ्यूम्स हो गए, सिलेंडर्स हो गए, इनको गैस वगैरह आग लग सकती है, वो अमेजोन एफबीए नहीं करने देता। तो ये भी जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, ये भी हमें चेक करना है कि ये रिस्ट्रिक्टेड में तो नहीं, एफबीए बैठे। SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट है, जब आप अमेजोन पे कोई लिस्टिंग करते हैं तो आपको SKU ऐड करना होता है, या अमेजोन खुद ही उसका SKU बना देता है, ठीक है। वो SKU के अगेंस्ट भी हम सपोर्ट सेंटर में बात करते हैं, और SKU जो है वो वेरी मच इम्पोर्टेंट है कि आप प्राइवेट लेवल के अंदर खुद नेम रखें, क्योंकि आपने पैरेलली जब आपका बिजनेस एक्सपैंड होता है, तो आपने ईबे पे और थर्ड पार्टी अदर जो रिटेल स्टोर्स हैं, आपने उधर भी सेल करना होता है ऑनलाइन। तो इसलिए स्टॉक कीपिंग यूनिट से आप जब आउट ऑफ स्टॉक हो देते हैं, तो आप एक सिंगल शीट के अंदर ही तमाम स्टॉक को जो अपडेट कर सकते
लाइक इसमें उसने लिखा हुआ है जैसे शर्ट मीडियम रेड, शर्ट लार्ज रेड, ठीक है, शर्ट स्मॉल ब्लू। इस तरह मैं मतलब रखता हूँ लाइक टी टेबल, और लाइक टेबल से टेबल का कवर टीसी, आगे उसके पहले लिखता हूँ डब्ल्यू, और फिर उसको मैं एक नंबर दे देता हूँ नंबर 1, ठीक है। तो वो फिर मतलब सब आसानी हो जाती है। फिर अनगेट क्या है कि आपने सेल करने से पहले उसकी परमिशन लेनी है अमेज़न से, ठीक है। लाइक ब्रांड है या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, टॉयज हैं, उनको आपको अनगेट करवाना होता है, ये होलसेल की काम है। तो कलेक्टेबल्स भी अब अनगेट नहीं होते वैसे, तो ये सारी चीजें अनगेट करवानी पड़ती हैं। उसका भी एक सर्टेन पैरामीटर्स हैं, कुछ पिक्चर्स देनी पड़ती हैं, वॉइसेस देनी पड़ती हैं, वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे उसमें। अच्छा, फिर यूपीसी और ईएन, ये जब हम कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें एक नंबर चाहिए। या तो एसिन होगा, अगर वो अमेजोन पे पहले ही सेल हो रहा है तो एसिन से भी लिस्ट हो जाता है। अगर एसिन नहीं है तो फिर वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड या यूरोपियन आर्टिकल नंबर है, ये हमें चाहिए होता है। और जो है ये अमेजोन रिकमेंड करता है कि GS1 से लें, और GS1 जो है ये इसके पाकिस्तान के अंदर भी की ब्रांच है। जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं तो आपको अगर लिस्टिंग नहीं भी हुई तो आप सिंपल ये करते हैं कि आपने इन्वेंट्री भेजनी है पहले, या कोई जा रहा है लाइक मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट है छोटा है, आप 200-300 पीस उसके सामान में भेजना चाह रहे हैं तो आप यूपीसी लगा दें। तो फिर उसके लिए लिस्टिंग का होना या ना होना जरूरी नहीं है, वो वहां पहुंच जाएगा। वंस जो है वो आप लेबल क्रिएट करते हैं तो आप देखते हैं कि मैंने मतलब वो ऑप्शन आगे आती है कि आपने यूपीसी लगाए या ऐसे लगाए। उसके बाद जो है वो आप उसको शिफ्ट कर दें तो वो इश्यू नहीं होता। लाइक जैसे सप्लायर से भी बात ब्रांड प्राइवेट लेवल के अंदर भी आपने ब्रांड लिस्ट नहीं करवाई हुई तो हम यूपीसी पेस्ट करके पैकिंग बनवाते हैं, यूपीसी ऐड करके पैकिंग बनवाते हैं ताकि आपको लग जाए कि ये प्रोडक्ट इस पैकिंग के साथ एफिक्स है। वैट यूके का टर्म है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। और इसको जो है यूके यूरोप यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, यूके यूएसए के अंदर जो वैट नहीं होता। फिर हम नए अकाउंट पे वैट एग्जेम्पशंस देते हैं, ठीक है। लाइक पाकिस्तानी अकाउंट पे वैट एग्जेम्पशन नहीं होगी, जो यूके के अंदर बनेगा उस पर वैट एग्जेम्पशन होगी। ब्रेक्सिट के बाद यूके के अंदर वाली कंपनीज को ही वैट मिलता है, यूके के बाहर है तो फिर वैट आपको एग्जाम्प्ट नहीं होता, वैट देनी पड़ता है। तो ये अभी कॉमन टर्म्स थी, यहाँ तक कोई इशू ये तो मतलब कॉन्सेप्ट रहता है कुछ चीजें तो बता। ये सारी टर्म्स इसलिए जरूरी है कि बहुत से मतलब आप में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बेसिक्स नहीं आते, ठीक है। तो बेसिक्स से ही प्रैक्टिकल की तरफ हमें जाना है, और वो उसको देख कर ही जो है वो हम कंटिन्यू करें। कोई क्वेश्चन है असद आपका? एक मिनट, सही है जी, ठीक है, वीडियो बंद हो गई है असद। तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करना है तो मेरे ख्याल से शायद माइक ऑन कर दे, वो कर ले। अच्छा, कल एक टर्म और जो है वो यूज हुई थी, मैं थोड़े स्पीड से इसलिए करूंगा कि मेरी कोशिश होगी कि प्रैक्टिकल टर्म को जो जरा ज्यादा ले आए, और आप में से कोई बच्चा भी है नहीं कि कोर्स कवर नहीं होगा, और जो चीजें हैं वो 10 दफा पूछने मुझे इशू नहीं। प्राइवेट लेबल अपना ही आप जो ब्रांड कह रहे हैं, ठीक है, वो आपका प्राइवेट लेबल है, ठीक है। लाइक मिसाल के तौर पे मैं शॉप्स का काम करता हूँ, या मैं मोबाइल केसेस का काम करता हूँ, मैं मतलब कनाडा में मोबाइल प्रोटेक्टर प्राइवेट लेबल के तौर पे सेल कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है। कम्पिटिटिव निच है मगर पुराने हो गए हैं, और टाइम टू टाइम जो अपडेट करते हैं इन्वेंटरीज को, वेरिएशंस को, क्योंकि मोबाइल प्रोटेक्टर के अंदर बहुत वेरिएशन है, तो बड़ी आसानी से जो है वहां पर रैंक होना नहीं रहा। लाइक 2017-18 में आसान था तब जब स्टार्ट किया। तो वो मेरा एक अपना ब्रांड है, उसमें मैं ही उस प्रोडक्ट को बनाने वाला हूँ,
लाइक मिसाल के तौर पर प्राइवेट लेबल कैसे बनवा भी आप कहीं से रहे हैं, यूपीसी भी आप खुद खरीद रहे हैं, आपने पैकिंग भी खुद करानी है, आपने अमेजोन वेयर हाउस से भी खुद भिजवानी है, आपने प्राइस भी खुद ही मैनेज करनी है, आपने पीपीसी भी खुद चलानी है, ठीक है। आपने कचरे से एक प्रोडक्ट तैयार करना है और उसे रैंक करने तक जो है लाइक मिसाल के तौर पे आपके सामने ओप्पो, वीवो, ये सब प्राइवेट लेबल्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं को आगे जो है वो रीसेलर सेल कर रहे हैं, तो ओप्पो इटसेल्फ एक प्राइवेट लेबल है, मगर आगे अब इसके ऑथराइज डीलर बैठे हुए हैं, तो होलसेल की टर्म और प्राइवेट लेबल की टर्म दोनों आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। या आप ये कह सकते हैं मिसाल के तौर पे जैसे मैकडोनल्ड्स जो है वो एक ऑथराइज डीलर अपनी चेन बनाता है, उसके बारे जो है वो हमारे करीब जो बर्गर्स वाले बैठे हैं, ठीक है, उनमें एक एक शॉप होती है, वो खुद ही सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं, उनके प्रोडक्ट को दूसरा उनके नाम से सेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो एक प्राइवेट लेवल की टर्म आ जाएगी, चीजें जब आगे जाएंगे तो और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अपना ब्रांड बनाना है, ठीक है, और लाइक आप सोल्यूशन भी प्रोवाइड इसमें कर देते हैं, ठीक है। और बात का ऐसे होता है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मैंने मतलब कल भी बताया था, स्मार्ट वॉचेस आ गई, ठीक है, और वॉचेस से फिर पेट्रोल कार्स आ गई, प्राइवेट लेवल के अंदर इस चीज को ज्यादा टारगेट किया जाता है। और इसमें ये होता है अब लाइक अभी 1920 के अंदर क्या होता था कि बंडलिंग को ज्यादा फोकस करते थे प्राइवेट लेवल के अंदर। मिसाल के तौर पे टूथब्रश बेच रहे हैं ना, तो टूथब्रश पेस्ट भी सेल करते हैं, ठीक है, टूथब्रश कर दिया, टूथब्रश पेस्ट कर दी, या टूथब्रश कर दिया, टूथब्रश पेस्ट कर दी, ये जो कॉटन बड्स हैं ये कर दिए, लाइक हाउस होल्ड की 5 6 7 आइटम जो हैं वो कर दी, ठीक है। और लाइक प्रॉब्लम ही जो है वो आइडेंटिफाई करनी होती थी, तो प्राइवेट लेवल मच लाइकली काफी स्टार्ट में हेक्टिक है, बजट रिक्वायर्ड है, और ये लास्ट पे लिखा भी हुआ है कि अलीबाबा जो बेस्ट सोर्स है आपका प्राइवेट लेवल के अंदर, ठीक है। तो अलीबाबा पे फोकस कर लें प्राइवेट लेवल को, मैं मतलब हमेशा प्राइवेट लेवल जो पाकिस्तान से करता हूँ, मोबाइल प्रोटेक्टर भी पाकिस्तान से है, फिर टेक्सटाइल के प्रोडक्ट भी पाकिस्तान से हैं, और भी प्रोडक्ट्स जो है मतलब नाम है नहीं ले सकते, वो पाकिस्तान से ही। और प्राइवेट लेबल टाइम गेनिंग है, अगर किसी क्लाइंट के साथ प्राइवेट लेबल की डीलिंग करते हैं तो हमेशा उसको बताएं कि यार इट टेक टाइम्स अराउंड 1 year to 1.5 years, ठीक है, साल से 18 माह लगेंगे चीजों को एक्चुअली नजर आने में, फिक्स मंथली प्रॉफिट गेन करने में, और फ्लिप करने के लिए उसको, मतलब इसमें फ्लिप भी टर्म होती है, वो भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक कोई जो है वो चीज अगर आपको ना समझ लगी हो, कोई चीजें वो पूछ सकते हैं आप, तो कॉन्सेप्ट को कंफ्यूजन कीजिए।